हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। और जब भी किसी कंट्री की हम पॉलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट मीन्स हम उस कंट्री का जो संविधान है, जो राज करने की जो व्यवस्था है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना होता है कि कौन सी पावर है, कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसको क्या पावर दी गई है, वो पोस्ट को पावर किस तरीके से दी गई है। ये सब आपका यहाँ पे बेसिक होता है किसी भी एक कंट्री की अगर आपको पॉलिटी को रीड करना है। तो हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ द डे इसका मीनिंग यही है, इनडायरेक्टली इसका मीनिंग यही है, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। बट स्टूडेंट्स, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जब एग्जिस्टेंस के अंदर आया, उससे पहले हमारे यहाँ पे अगर हम 15-16 सेंचुरी की बात करें, 15वीं एंड 16वीं शताब्दी की बात करें, तो 15वीं एंड 16वीं शताब्दी के अंदर हमारे यहाँ पे राजा लोग हुआ करते थे। मुग़ल डायनेस्टी रूल किया करती थी। आप देखिए कि मुग़ल 1526 के अंदर बैटल ऑफ पानीपत के थ्रू वो लोग आते हैं, और बैटल ऑफ पानीपत के बाद में 1707 के अंदर यहाँ पे औरंगजेब की डेथ होती है। तो उस समय तक हमारे यहाँ पे राजाशाही रूल किया करती थी। उसके अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से रूल किया करते थे। वो ही यहाँ पे हाईएस्ट एक पर्सन हुआ करते थे, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हुआ करते थे। उन्हीं के द्वारा जो रूल्स हैं वो बनाए जाते थे। बाद में स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1761 के समय बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसको कि हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के रूप से जानते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। स्टूडेंट्स, इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर यहाँ पे मोहम्मद जो अब्दाली हैं, अब्दाली की यहाँ पे जीत होती है और मराठा एम्पायर यहाँ पे डिफीट होता है। इसके साथ ही ये बात यहाँ पे प्रूव होती है कि आने वाले समय में इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पावर है उस समय बची नहीं थी रूल करने के लिए। तो यहाँ पे डिसाइड एक समहाउ इनडायरेक्टली वे में डिसाइड हो चुका था कि इंडिया में आने वाले समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यही यहाँ पे रूल करेगी आने वाले समय में। अब इसके लिए हम आपको एक बार ओवरव्यू करके देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आती है। अब देखिए कि स्टूडेंट्स, हम 1761 की बात कर रहे हैं। उससे जस्ट कुछ साल पहले ही 1757 के समय यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी है वो लड़ी जाती है कैलकाटा के रीजन के अंदर में। एक साल पहले 1756 के अंदर वहाँ के जो नवाब होंगे सिराजुद्दौला के द्वारा अंग्रेज़ों को डिफीट किया जाता है। बट अंग्रेज वहाँ पे सिराजुद्दौला के द्वारा जब 1756 में उनको हराया गया, वहाँ से उनको निकाल दिया गया कैलकाटा के रीजन से, तो वो लोग वहाँ कहीं गए नहीं थे, वहीं आसपास के रीजन के अंदर बैठ गए थे और प्लानिंग करते रहे। और आप देखें कि धीरे धीरे मीर जाफ़र है, जो उनके सेठ हुआ करते थे, जिनके पास फाइनेंशियल पावर हुआ करती थी, उसको वो कैप्चर करते हैं। और उसके बाद में 1757 के समय में एक बैटल लड़ी जाती है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। और प्लासी के युद्ध के बारे में काफ़ी कॉमन बात ये भी चलती है कि जो बैटल कभी लड़ी नहीं गई, काफ़ी कम समय के लिए बैटल लड़ी जाती है, क्योंकि राजा के जो नवाब के जो लोग हैं वही नवाब के साथ में यहाँ पे गद्दारी करते हैं। इसके साथ ही नवाब की वहाँ पे डिफीट होती है। अब देखें कि यहाँ पे एक जो बड़ा स्टेट है, इसको यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर करती है। इसके बाद में धीरे धीरे जो अलग अलग पावर्स हैं इंडिया के अंदर, उनको ये कैप्चर करेंगे। 1761 के समय मराठास की यहाँ पे डिफीट होती है। मराठास यहाँ से रूल किया करते थे, बट उनको दिल्ली में जाके लड़ाई लड़नी है। दिल्ली के आसपास जो हरियाणा का जो रीजन है उसमें उनको बैटल लड़नी है, तो यहाँ पे उनकी डिफीट होती है। इसके साथ मराठास काफ़ी एरियाज़ के अंदर रूल किया करते थे, जैसे कि आप देखें वडोदरा का जो रीजन है यहाँ पे गायकवाड़ उनके बैठा करते थे, गायकवाड़ नाम के। ग्वालियर के अंदर सिंधिया हुआ करते थे। इंदौर का जो रीजन है, मालवा का जो रीजन है, इंदौर के रीजन के अंदर उनके होलकर्स हुआ करते थे। नागपुर के अंदर भोंसले हुआ करते थे। तो ऐसे मराठा एम्पायर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बाद में मराठा एम्पायर के जो माइटी किंग्स हैं उनकी डिफीट होती है, वो यहाँ पे हारने के बाद में। अब देखिए कि मराठाज को सब्जुगेट करेंगे। यहाँ पे टीपू सुल्तान और जो हैदर अली का जो रूल है उसको भी यहाँ पे धीरे धीरे सब्जुगेट करेंगे, और बाद में सिख एम्पायर को यहाँ पे सब्जुगेट किया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा।
तो आप देखें कि 1761 के समय जब यहाँ पे एक बिगर एम्पायर हुआ कर रहा था, मराठा एम्पायर, उसकी डिफीट होने के साथ ही ये बात प्रूव हो गई थी कि आने वाला जो समय है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडिया के अंदर रूल किया जाएगा, क्योंकि कोई भी बिग पावर है वो बची नहीं थी। मैसूर है वो कम्प्लीटली सदर्न पार्ट के अंदर सब्जुगेटेड था, मैसूर का जो रीजन है उसी के अंदर में इनके पास हार्डली एक पोर्ट हुआ करता था, जहाँ से ये बेसिकली अपना ट्रेड किया करते थे। फ्रेंच लोगों से इनका काफ़ी रिलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में, ये हमने डेवलपमेंट के बारे में देखा। अब आपको पता होना चाहिए कि 1857 के समय 1857 के समय हमारे आज़ादी का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम है वो लड़ा जाता है। हमारे जो राजा लोग हैं उनकी एक कोशिश होती है अपना एम्पायर फिर से गेन करने की, जिसके अंदर बहादुर शाह जफ़र को वो लीडर बनाते हैं। बहादुर शाह जफ़र उसके अंदर भी आगरा के अंदर एक बार फ़ोन करेंगे और पूछेंगे कि ये लोग आए हैं म्यूटिनी करके और ये लोग चाहते हैं कि मुझे लीडर बनाना, मेरे द्वारा क्या किया जाए। तो इस तरीके के वो लीडर हुआ करते थे उस 1857 की रिवोल्ट के। उसके बाद में आप देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे पावर के अंदर आती है, बट ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे पावर में आने के साथ ही उनके द्वारा रूल्स हैं वो बनाए गए, कानून उनके द्वारा बनाए गए हैं समय समय पर। और ये कानून ही आपको बाद के अंदर में जब इंडिया आज़ाद होता है 1947 के समय, तो उस समय में इन्हीं कानून्स को लिटिल बिट मॉडिफाई करते हुए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको ऐड किया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमने इनको ऐड किया है। तो आपको यहाँ पे इंडिया की जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए जब भी आपको इंडिया की पॉलिटी है उसको रीड करना है कि इंडिया में जो कानून को एक कोडिफाइड वे में करने का जो प्रोसीजर है वो कब आता है, कैसे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कानून है वो बनाए गए, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1600 के अंदर ये लोग आते हैं। ये लोग जो हैं 1600 के अंदर ये लोग आएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, अंग्रेज लोग। उससे पहले वास्को डी गामा के आने का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1498 है। 1498 के समय वास्को डी गामा जो पोर्तुगीज हैं वो आ चुके थे। धीरे धीरे और भी पावर्स इंडिया के अंदर आती हैं, जैसे कि डच आते हैं इंडिया के अंदर, फ्रेंच आते हैं इंडिया के अंदर में, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपको 1600 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। कंपनी के द्वारा जो महाराना, जिनकी जो महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ, उनके द्वारा कंपनी को जो चार्टर है वो दिया गया था कि आप यहाँ पे इंडिया से अपना जो व्यापार है वो कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 1765 के समय जब बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जाती है, बैटल ऑफ बक्सर के लड़ने के साथ ही जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो रीजन है, जो यहाँ पे बंगाल है, क्योंकि आप देखें कि जो बंगाल के जो डिफीटेड किंग हैं, जो बंगाल के जो डिफीटेड किंग हैं, अवध के जो यहाँ पे किंग हुआ करते थे शुजाउद्दौला, बंगाल के जिनको अभी अभी डिफीट किया था, और यहाँ पे दिल्ली के जो हैं, ये तीनों मिलकर लड़ाई करते हैं जिसको बैटल ऑफ बक्सर के रूप से हम जानते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर के अंदर भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे जीत होती है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जीत होती है। तो 1765 के समय जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर में जीत होने के साथ ही यहाँ पे जो दीवानी अधिकार हैं यहाँ पे जो दीवानी अधिकार हैं, दीवानी और निजामी दो अधिकार हुआ करते थे, तो दीवानी अधिकार यहाँ पे प्राप्त करती है कंपनी को यहाँ पे दीवानी अधिकार मिलते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर के अंदर पार्टिसिपेट किया, ये लोग यहाँ पे कंपनी को रुपए और देते हैं, क्योंकि हमने वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया है, आपके साथ लड़ाई करी, तो हमको यहाँ पे जो कुछ आपको पैसे हैं वो देने होंगे। तो इस तरीके से पैसे इन लोगों के द्वारा दिए गए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, अगर हम बात करें तो उस समय में अलग अलग समय में उनके द्वारा अलग अलग कानून बनाए गए। वो कानून आपको लेटर फेज में 1947 में, 1947 से पहले 1935 का जो एक्ट आता है, इसके अंदर आपको जो मैक्सिमम इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इन्फ्लुएंस है इस 1935 का आपको देखने के लिए मिलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इन्फ्लुएंस।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे स्टार्ट होती है, कंपनी का जो शासन है इसके अंदर कैसे ये जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें, हम सबसे पहले बात करेंगे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में। ये जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट में आया, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। मेरा आगे आपको धीरे धीरे जो सभी जो अलग अलग कानून आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनके बारे में डिस्कस करेंगे आपके लिए इस लेक्चर सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में बात करें। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि 1757 के समय बैटल ऑफ प्लासी होती है। 1757 के समय आपको यहाँ पे टाइम लाइन ज़रूर पता होनी चाहिए। 1757 के समय स्टूडेंट्स बैटल ऑफ प्लासी होती है और प्लासी के युद्ध के अंदर अंग्रेज़ों की यहाँ पे जीत होती है। प्लासी का जो युद्ध है उसके अंदर अंग्रेज़ों की जो जीत है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर 1765 का समय आता है और 1757 के समय में बैटल ऑफ बक्सर है वो लड़ी जाती है और बैटल ऑफ बक्सर के साथ में भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जीत है वो आपको देखने के लिए मिलती है। अब आप देखिए कि 1757 के अंदर भी जीत हुई, 1765 के अंदर भी जीत हुई। यहाँ पे जो दीवानी के जो राइट्स हैं, जो दीवानी अधिकार हैं वो भी मिल गए हैं कंपनी को। बट इसके बाद में भी कंपनी की जो चार्ज शीट है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अपने आप को यहाँ पे दिखाती है लॉस। कंपनी के द्वारा दिखाया गया कि यहाँ पे हमको डे बाय डे जो नुकसान है वो हो रहा है इंडिया के अंदर। और कंपनी के द्वारा यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया जाता है कि आप हमें लोन दीजिए और लोन देने के बाद ही हम यहाँ पे रूल कर पाएंगे, आप हमें अलग से लोन दीजिए। अब देखिए कि उस समय में ऐसा हो रहा था। उस समय में अगर हम बात करें जो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं जैसे लॉर्ड क्लाइव हैं, अभी जो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी। जो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी और कंपनी आपको यहाँ पे लॉस के अंदर देखने के लिए मिलेगी। डे बाय डे जो कंपनी है वो लॉस के अंदर है। तो वहाँ पे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ यहाँ पे रूल किया करती थी तो वहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट में लॉबी क्रिएट होती है और वो कंपनी के अगेंस्ट में जो दूसरे जो लोग हैं वो यहाँ पे कंटिन्यूस डिमांड करते हैं कि कंपनी को आप रेगुलेट कीजिए, कंपनी को आप रेगुलेट कीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए कैसे ना कैसे करके। तो सबसे पहले 1773 के समय ये कानून आता है जिसे हम बोलते हैं कंपनी को रोकने का। यहाँ पे एक कानून है जिसको हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के रूप से हम जानते हैं। कंपनी का रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके क्या इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं। अब यहाँ पे तीन छोटे छोटे प्रोविज़न दिए गए, तीन छोटे छोटे हैं ये आपको 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये पहला कानून था कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के रिगार्डिंग में, नियंत्रित करने के रिगार्डिंग में या उसको नियमित करने के रिगार्डिंग में पहला ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम है जो आपको देखने के लिए मिलता है। पहला कदम है जो आपको देखने के लिए मिलेगा 1773 के समय। इसके अलावा अगर हम बात करें पहली बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे दूसरा अगर इम्पोर्टेंस की बात करें 1773 के एक्ट के बारे में, तो पहली बार जो कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं जो प्रशासनिक कार्य हैं, इसके अलावा जो राजनीतिक कार्य हैं उनको यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य हैं उनको एक्सेप्ट किया गया। और थर्ड आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो केंद्रीयकरण, जो केंद्रीय प्रशासक है उसकी नींव रखी गई। यहाँ पे उसकी नींव रखी गई। नींव किस चीज़ की रखी गई? केंद्रीयकरण की।
अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये केंद्रीकरण कैसे है। केंद्रीकरण ऐसे है, हमने देखा कि जो बंगाल है, जो बंगाल का जो रीजन है, यहाँ पे जो नवाब हुआ करता था, नवाब को हटा के ईस्ट इंडिया कंपनी पावर के अंदर आती है, तो इनका एक गवर्नर हुआ करता था। अब पहली बार जो बंगाल का जो गवर्नर है, इसको गवर्नर जनरल के रूप से बोला गया। और यहाँ पे जो दूसरी अथॉरिटी जो बॉम्बे है, जो मद्रास है, इसको इसका सबॉर्डिनेट बनाने की कोशिश की जाएगी कि ये हाईएस्ट अथॉरिटी है। अभी ये इसी रीजन का अथॉरिटी है। अब आप देखिए कि ये केंद्रीकरण जो है, केंद्रीकरण है 1833 में, 1833 के समय कंप्लीट इंडिया का एक यहाँ पे गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो केंद्रीकरण वहाँ पे सबसे पीक के ऊपर पहुँचेगा। फिर 1857 के समय रिवोल्ट होती है, हमारी 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के बारे में यहाँ पे देखा जाता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा कि भारत के लोगों को अगर हम अपने साथ नहीं लिए काम करने के लिए, तो ये लोग कंटिन्यू रिवोल्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहली बार विकेंद्रीकरण जो है, डिसेंट्रलाइजेशन है, वो 1858 के अंदर स्टार्ट होगा। और जो आपको पीक में विकेंद्रीकरण का जो पीक है, वो आपको 1935 में देखने के लिए मिलेगा कि जब हमारे यहाँ पे जो राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है कुछ एरियाज के अंदर कुछ महीनों के लिए। तो ये 3 कदम है। एक तो ये पहला कदम था जिसके थ्रू यहाँ पे पहला कदम था जिसके थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल किया गया कंपनी के काम को। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल काम को यहाँ पे जो मान्यता है वो मिली है। और केंद्रीकरण की जो नींव है वो रखी गई है यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट के विशेषताएं क्या क्या थी, तो 4-5 विशेषताएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी विशेषताओं के बारे में कि उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए। एक तो देखिए कि बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसको गवर्नर जनरल के रूप से जाना गया। बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल के रूप से यहाँ पे जाना गया। और उसकी सहायता के लिए गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर है उसको यहाँ पे बदल दिया गया गवर्नर जनरल। और उसकी सहायता के लिए, उसकी सहायता के लिए 4 लोगों की एक यहाँ पे कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारी परिषद का गठन किया गया कि 4 लोग यहाँ पे सपोर्ट करेंगे गवर्नर जनरल को। और पहले अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें तो जो वारेन हेस्टिंग्स हैं, जो वारेन हेस्टिंग्स हैं, वारेन हेस्टिंग्स को पहला जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल है वो बनाया गया था बंगाल का। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें जो मद्रास और जो बम्बई है, जो मद्रास और बम्बई है उसको यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बना दिया गया। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मद्रास और बम्बई को इसके अधीन बना दिया गया, मद्रास और बम्बई को यहाँ पे अधीन बना दिया गया बंगाल के। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे 1774 के समय, 1774 के समय, तो यहाँ पे एक तो अधीन का भी आपको पता होना चाहिए कि बंगाल और जो बंगाल के अधीन किनको बना दिया गया, मद्रास और बॉम्बई को। जो हमारा मद्रास है, मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर जनरल हैं उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बना दिया गया। तीसरा, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अंदर आपको एक देखने के लिए मिलेगा उच्चतम न्यायालय। अब ये देखिए कि आपको यहाँ पे कभी कभी हाई कोर्ट का नाम भी ले दिया जाएगा एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए उच्चतम न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट है उसका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1773 के थ्रू। यहाँ इसके अंदर एक चीफ जस्टिस हैं, एक मुख्य न्यायाधीश
और 3 अन्य न्यायाधीश हैं जिनको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। 3 अन्य न्यायाधीश हैं उनको यहाँ पे रखा गया। तो एक मुख्य न्यायाधीश हैं, 3 अन्य न्यायाधीश हैं। फोर्थ आप देखिए कि जो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं जिनका खुद का प्रॉफिट हो रहा था, पर्सनल प्रॉफिट, बट कंपनी को प्रॉफिट नहीं था, तो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको निजी व्यापार में रोक दिया गया। निजी व्यापार नहीं कर पाओगे, लोकल किसी आदमी से आप गिफ्ट भी नहीं ले पाओगे, आपको उपहार और रिश्वत लेना भी यहाँ पे रोक दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया। और इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, जिसको कि कंपनी की गवर्नर बॉडी बोला जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी को यहाँ पे नियंत्रित किया गया, कंपनी को यहाँ पे कंट्रोल किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंपनी को कंट्रोल किया गया। इसे भारत में राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब 3 मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी है। किस किस के बारे में? राजस्व के बारे में, रेवेन्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए, राजस्व के बारे में। दूसरा यहाँ पे किया गया नागरिक के बारे में, राजस्व है, नागरिक है। तो सैन्य मामले, जो सैन्य के, जो यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड जो मामले हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को देनी होगी। कंपनी के इस तरीके से कंट्रोल किया गया। तो ये 5 यहाँ पे हैं। गवर्नर जनरल बनाया गया, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल हैं। 4 लोगों का एक सदस्य परिषद बनाया गया उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। अधीनता की अगर हम बात करें, जो दूसरे जो हुआ करते थे गवर्नर जनरल्स, जैसे कि इसके अंदर बंगाल का अंडर ला दिया गया, मद्रास और बम्बई को। कलकत्ता में एक मुख्य न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है, उसको इस्टेब्लिश किया गया। एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 3 यहाँ पे न्यायाधीश वहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए, 1+3। और निजी व्यापार को प्रोहिबिट कर दिया गया। उपहार नहीं ले सकते, गिफ्ट आप नहीं ले सकते यहाँ पे लोकल लोगों से, क्योंकि यहाँ कंपनी का कंटिन्यूस लॉस होने की वजह से ये देखा गया कि लोग अपना पर्सनल व्यापार कर रहे हैं, निजी व्यापार कर रहे हैं कंपनी के थ्रू। और फोर्थ यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी की गवर्नर बॉडी है, जिसके थ्रू यहाँ पे कंपनी को रेगुलेट किया गया। तो ये इनिशियल है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।